वी गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबा केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at Sharda. Admissions now open. पूरी धज के साथ, पूरी विशालता के साथ और अपनी सामर्थ्य और शक्ति के पूरे प्रदर्शन के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं बनारस से चुनाव। 14 में लड़े, 2014 में सबसे पहले लड़े, उसके बाद 19 में लड़े, अब 24 में लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का नामांकन दरअसल एनडीए का शक्ति प्रदर्शन कहिए। दर्जन भर से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री, एनडीए में शामिल लगभग सभी छोटे बड़े दलों के मुखिया, केंद्र के तमाम बड़े मंत्री, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष, ये तमाम नेतृत्व का नक्षत्र मंडल बनारस में कलेक्टर के दफ्तर में जुटा। आज एनडीए ने बताने की कोशिश की और ये जताने की कोशिश की कि हमारी इस शक्ति और सामर्थ्य भरी झांकी को देखिए। कल प्रधानमंत्री ने एक रोड शो किया था बनारस में 5 किलोमीटर का, और भाजपा ने उस रोड शो पर कहा था कि ये ऐसा रोड शो जिसमें रोड ही नहीं दिखी, लगा कि जन समुद्र के बीच में प्रधानमंत्री का वाहन चल रहा है। इतनी भीड़, काशी की सड़क पट गई जनता से। वो भी एक मैसेजिंग थी, एक संदेश देने की कोशिश थी एनडीए की। और ये बात तो ठीक है कि आज प्रधानमंत्री का नामांकन और कल का रोड शो देखने के बाद उनके आलोचक भी कहेंगे कि उस इतना विशाल, इतना भव्य और इतना बृहत रोड शो और नामांकन किसी का नहीं हुआ। इस चुनाव में नहीं, तमाम पिछले चुनावों तक चले जाइए, नहीं हुआ होगा। यहां एक लकीर खींच दी एनडीए ने, और शायद ये प्रधानमंत्री के काम करने की शैली भी है कि जो कुछ करिए बड़ा करिए, और इतना बड़ा करिए कि आपके प्रतिद्वंदी वहां तक पहुंच ना पाए, वहां तक सोच ना पाए। और इसी के बीच में आज प्रधानमंत्री ने एक और ऐलान कर दिया, भविष्यवाणी है, और वो भविष्यवाणी ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा इस बार। ये बड़ी भविष्यवाणी है, तीखी भविष्यवाणी है, और जब प्रधानमंत्री ये भविष्यवाणी करते हैं तो इसका सरल अर्थ ये है कि वो ये कहे, उसके इसमें ये बात शामिल है कि राहुल गांधी फिर रायबरेली से चुनाव नहीं जीतेंगे, तभी ना खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं चुनाव। 17 सीटों पर यूपी से कांग्रेस लड़ रही, 16 को छोड़ भी दीजिए तो एक सीट तो कम से कम महत्वपूर्ण ही रायबरेली की, जहां से खुद राहुल जी उम्मीदवार है। वो कह रहे कि खाता नहीं खुलेगा। अब उनका दावा, उनकी भविष्यवाणी, उस पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ज्योतिषी होंगे, मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं जो मैं बता पाऊं खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन एक बड़ी भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी ने कर दी। कांग्रेस पिछली बार के चुनाव में भी 80 में से एक ही सीट जीत पाई थी उत्तर प्रदेश में, और वो रायबरेली थी, जब सोनिया जी यहां से जीत कर गई थी। सोचिए,
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जीवन रहा। और उस उत्तर प्रदेश में 2019 में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट आई थी। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और इस बार प्रधानमंत्री कह रहे कि एक भी नहीं आएगी, खाता ही नहीं खुलेगा। प्रियंका गांधी पूछ रही कि क्या प्रधानमंत्री ज्योतिषी हैं? उनका सवाल अपनी जगह, लेकिन कई बार आपका राजनीतिक अनुभव और राजनीतिक समझ भी आपको कुछ चीजें बताती है, जताती है, दिखाती है। उसके लिए ज्योतिषी होना जरूरी नहीं होता। अगर आप जनता की नब्ज को समझते हैं तो भी आप चुनाव के परिणामों का एक ठीक ठाक अंदाज लगा लेते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि ज्योतिषी ही हो जो बता पाए। चुनावों की भविष्यवाणी गैर ज्योतिषी भी करते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपको जनता के मिजाज को पढ़ने की समझ होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे उनका मंतव्य क्या है, उनकी सूचनाएं क्या हैं और कांग्रेस से नाराज क्यों है, इन सब चीज़ों को समेटते हुए हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलें। बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। शिव की नगरी में सियासत के सिकंदर उतरे तो काशी की जनता भी अपने पीएम और सांसद का भव्य और भरपूर स्वागत करने में पीछे नहीं रही। सोमवार को मोदी के मेगा शो की गवाह बनी वाराणसी, तो मंगलवार को भी मोदी में नजर आया माहौल। उत्साह और उत्सव के इन्हीं पल में पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आज का दिन है, जहां बनारस के लोगों के लिए भी और देशवासियों के लिए भी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है वो केवल नारा नहीं है, वो संकल्प है। नामांकन से पहले मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। इसके बाद काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उनके नामांकन में जो खास प्रस्तावक रहे वो थे पंडित गणेश्वर शास्त्री। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। इस दौरान एनडीए बीजेपी के करीब 22 से ज्यादा दिग्गज शामिल रहे। इनमें 12 मुख्यमंत्री थे। देखिए, खुशी के पल हैं, सौभाग्यशाली हैं सब लोग। हम लोग ऐसे अवसर पे बनारस आए और सभी एनडीए के घटक दल के नेता देश भर के अलग अलग कोनों से आए थे और बनारस आके अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के मेगा शो और एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी जहां बचे हुए चुनावी चरण और पूर्वांचल के समीकरण तक खास संदेश देकर अब की बार 400 पार के मिशन को मजबूत करने में लगी है, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 पर रोक देगी जनता। जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं।
वाराणसी में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उतारा है। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने का दावा किया है, वहीं कांग्रेस कह रही है वो तो वक्त बताएगा। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर, और उनके लड़ने से ना सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं। बहरहाल पश्चिम से निकलकर यूपी का चुनावी रथ अब अवध और पूर्वांचल की ओर चल पड़ा है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1 जून को वोटिंग है। वहीं नामांकन से पहले रोड शो और शक्ति प्रदर्शन पर अब सवाल यह है कि क्या ये खास संदेश की सियासी रणनीति है। वहीं सपा कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी और पीएम मोदी बसपा पर बेहद सॉफ्ट हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? आज इस शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या? एक छोटा सा विज्ञापन का ब्रेक है, जरा उसको देख लीजिए विज्ञापन को, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। Engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों साहब का परिचय कराते हैं। ऋचा राजपूत भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा राजपूत का स्वागत है। अशोक यादव जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अशोक जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब कांग्रेस के नेता, राज भाई का बहुत स्वागत है। राघवेंद्र द्विवेदी जी प्रवक्ता एसपी, राघवेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत। राज शर्मा जी, आपसे बात शुरू करता हूँ जी। प्रधानमंत्री ने आज पर्चा भरा और के साथ में ये घोषणा भी कर दी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता नहीं खुलने जा रहा। इस घोषणा का अर्थ ये होता है, जब इसको डिकोड करते हैं, कि उस कांग्रेस के एक प्रत्याशी रायबरेली में राहुल गांधी जी भी हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि खाता नहीं खुलेगा, इसका मतलब राहुल गांधी भी नहीं जीत रहे क्या? ये जो भविष्यवाणी है, प्रधानमंत्री का दावा है, इसको कैसे देख रहे? प्रियंका जी ने कहा कि भाई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, वो ज्योतिषी हो सकते हैं तो कह सकते हैं मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं। राज शर्मा जी, देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, विनम्र तरीके से कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक उम्र भी हो, लगभग 75 साल के, और अगर वो भूलवश कोई बात कह भी देते तो उनकी बात को मैं नहीं समझता कि इस समय सीरियस लेने वाला मैटर है। क्योंकि एक प्रधानमंत्री का दावेदार वहां पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उन्हें अगर उस पूजा के बीच में भी पत्रकारों से बात करते हुए अगर राहुल जी याद रहते हैं तो समझ लीजिए कितना जहन में टेरर फैला होगा मोदी जी के दिमाग में राहुल जी का, जब उन्हें वहां भी वही याद आ रहे हैं। और अभी बहुत जल्दी कर दी है प्रधानमंत्री जी के। आप पिछले 17-18 दिन के कोई भी बयान ले लीजिए, वो उल्टे ही सीधे दे रहे हैं। 2014 में उन्हें भी एहसास है कि 2014-19 में उन्हें बड़े प्यार से चुना था, लेकिन अब वो प्यार
50% से भी नीचे आ चुका। लोगों को लग गया है कि नहीं, जिस तरीके से हमने चुना था, जो उम्मीदों से चुनी थी सरकार कि मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और रही बात की इतनी भीड़ जुटाना, ये आप भी जानते हैं, मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपके हैं। भीड़ जुट जाती है, 30-35% तो सत्ता के संग भीड़ वैसी ही जुटती रहती है, लोगों का शौक होता है। उदाहरण के लिए मेरे घर के 300 मीटर दूरी से हाईवे से निकले थे, मैं भी गया था उन्हें देखने, क्योंकि वो मेरे देश का प्रधानमंत्री था, ठीक है, लेकिन मैंने उस दिन भी उनकी क्रूरता देखी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई। उनके अंदर हाथ हिलाते हुए भी मुस्कान नहीं थी। मैं उन्हें 45 फीट भी बहुत ज्यादा होगा, बल्कि 20-25 फीट की दूरी से देख रहा था, मुस्कुराहट नहीं थी। तो मुझे उस दिन बहुत दुख लगा कि मेरे ठीक है, देश के प्रधानमंत्री अगर मुस्कुराए ना और ऐसे दावे करते रहे तो ठीक क्या है, हो। राज बाबू ठीक है, मैं ऋचा के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा कि भीड़ यूं ही नहीं जुटती। चाहे कोई कुछ कहे, भीड़ भी एक पैमाना है राजनीतिक तापक्रम को नापने का, ये मेरा अपना तजुर्बा कहता है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। कोई सिनेमा वाला आदमी आ रहा है चुनाव में प्रचार करने तो अलग बात है, उसके लिए भीड़ आ सकती है। 35% घटा के इतनी भीड़ जुटा लो तब भी बराबरी हो जाएगी। चलो मान लिया 35% डिस्काउंट दे दिया कि वो सत्ता वाले आ गए, 65 जुट जाएगा? नहीं ना। 2007 या 8 पता नहीं कौन सा चुनाव था, मैं उत्तर प्रदेश भर का दौरा कर रहा था बिना कोई नक्शा हाथ में लिए। जहां मन आता तो वहीं ड्राइवर्स कहता ले चलो गाड़ी, देखें क्या चल रहा है। मुजफ्फरनगर गया तो वहां कुछ हलचल दिखाई दी, श्री राम चौराहा, राम चौराहा है क्या, इस टाइप का कुछ वहां का प्रमुख स्थल। तो पता लगा जी राहुल गांधी आने वाले हैं, राज शर्मा जी। मैंने कहा गाड़ी साइड में लगा लो, सुन ले राहुल गांधी को। अशोक जी सुन लो, ये बड़ा नेताओं को सीखने समझने के दृष्टांत है। राहुल जी आए, शहीदुज्जमात तब जिंदा थे, वो साथ में 1000 के भीतर भीड़ जुटी। मैंने लोगों से कहा भाई तो बड़ा कम है, इतना तो लोकल आदमी जुटा लेता है। बोलो ना भाई साहब, अभी 15-20 दिन पहले भी राहुल जी आए थे तो तब 5-7-10 हजार आदमी आया था। तो मैंने कहा 15 दिन में 10,000 से 1,000 रह गया, ये तो बहुत खतरनाक साइन है। नेताओं के पास भीड़ टिकनी चाहिए क्या? जिनके पास भीड़ टिक गई वो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह हो गए। जिनके पास नहीं टिकी वो क्या हो गए मैं ये नहीं बोलूंगा, खुद देख लो। खैर, ऋचा राजपूत, कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस का भय इतना ज्यादा है कि चुनाव का पर्चा भरते समय भी उनको राहुल गांधी याद आ रहे हैं, क्योंकि भय इतना है राहुल गांधी का, उनके औरा का, कि प्रधानमंत्री उनको भूल नहीं पा रहे राहुल गांधी को। क्यों डरते हैं भाई आप लोग इतना राहुल गांधी से? देखिए, जब तक किसी युद्ध में, वैसे तो बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी पैनल में शामिल करने के लिए, और सभी प्रवक्ताओं का भी आभार। देखिए, डर तो जरूरी होता है, जब तक कि एक रण को जीत ना जाओ तब तक भय भी बना रहना चाहिए और मजबूती से चुनाव भी लड़ते रहना चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिनके उम्र का तकादा मेरे भाई कर रहे हैं, वो कभी ये भी तो सोचा करें कि 72 साल की उम्र में आपकी राजमाता जी ने भी मौत का सौदागर कहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को भगाते हैं जो भाजपा का नाम भी लेते हैं। आपकी सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठ के बयानबाजी करते हैं। चलो, हमारे प्रधानमंत्री जी तो भारत में रह के जिस विपक्ष से चुनाव लड़ रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है राजनीति की जो ये कहते हैं ना सुंदरता भी वही होती है जब पक्ष विपक्ष के बारे में बात करें, विपक्ष पक्ष के बारे में बात करें, लेकिन एक मर्यादा के तौर पर। लेकिन आज के समय में विपक्ष के पास सच में कोई भी दूसरा मुद्दा नहीं बचा है। अगर मोदी जी मंदिर जाते हैं तो इनका एक अलग बयान होता है। जैसे अभी मैंने प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट देखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो बनारस क्या करने जा रहे हैं, 5 साल उन्होंने क्या किया। मुझे बहुत हंसी आई। मतलब सच में ऐसे कैसे बयानबाजी करते हैं। आप सोचिए कि बनारस में एक श्रृंगवीरपुर करके एक जगह है, वो वही जगह है जहां पर एक केवट ने भगवान राम को गंगा पार कराई थी। कभी किसी ने भूले बिसरे भी इस जगह को याद नहीं किया। लेकिन इसी काल में, मोदी जी के काल में वहां भव्य निषाद राज की मूर्ति तैयार हुई है। शायद ये, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रवक्ता को इसकी जानकारी होगी, जो कि होनी चाहिए। और जिस पूर्वांचल की आप बात कर रहे हैं, एक समय पे ये बनारस और ये प्रयागराज और बनारस, ये शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बहुत माने जाते थे। मतलब यूपी
मेन जगहों को लोग जानते थे, आते थे। लेकिन 90 के दशक के आते-आते जब सपा सरकार ताकत में आई, तो उन्होंने, जो उनके स्वपोषित गुंडे थे, उन्होंने जिस तरीके से पूरे यूपी के लोकतंत्र को माफियाओं की बंदूक के नोक से चलाया, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जिसने इस कार्यकाल को देखा। उसने वही एक योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक चमकी बुखार, जिससे जाने कितने लोगों की मौत होती थी, उसके लिए एक संत को संघर्ष करते हुए देखा है। और आज का समय है, चमकी बुखार से मरने वाले की संख्या 0 हो चुकी है। आपके पूर्वांचल ने वो समय भी देखा है जब आप आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, इन्होंने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था बनारस और प्रयागराज को शिक्षा भर्ती में। दोबारा अब वो एक बात बता, अब वो समय बीत गया इन सब बातों का। अब तो चुनाव चल गए, अब दूसरी धारा में आ गए। ये चुनाव से पहले की चीजें हैं, अब तो चुनाव आ गया। अब इन सब जिसको समझना था वो समझ गया, नहीं समझना तो वो समझेगा नहीं। अब तो वोट हो रहा। खैर, अशोक यादव जी के पास चलता हूँ। अशोक जी, कभी कभी लगता है कि नहीं, मैं सवाल रख रहा हूं, कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं गुरु, थोड़ा हम भी ठीक ठाक नामांकन कर लेते? नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है कि मतलब इसे बिल्कुल छुटपुट कर लिया, नहीं फुलझड़ी जला ली। क्या राजनीति में धूम धड़ाके का भी एक अपना असर होता है। आदमी कहता भाई रे भैया उनका रौला है। क्या गांव देहात में जाओ तो आदमी कहता अरे उनका रौला है भैया, बोले दूसरे अरे बोले मच्छर है, मच्छर। क्या उन्हें कौन पूछ रहा? ये है क्योंकि जिस देश में आप हैं, जिस प्रदेश में आप हैं, उसी से हम भी हैं। तो जितना जनता को आप समझ रहे हैं उतना हम भी समझ रहे हैं। तो कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हाँ थोड़ा, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मैंने आज सुबह भी इसकी चर्चा की। अशोक भाई, अखिलेश जी के नामांकन को बड़ा कर लेते, मान लो तय कर लेते तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, स्टालिन, ममता, दिस दैट, एक रौला चौला हो जाता, कन्नौज में हाहाकार हो जाता। नहीं, अब क्या किया आपने? अखिलेश जी, रामगोपाल जी, शिवपाल जी बोले हो गया, धर्मेंद्र। अरे इनको तो रोज ही देख रहे हैं लोग संघ में, ये तो घर ही के हैं। या अखिलेश यादव, राहुल गांधी मिलकर तय कर लेते भाई राहुल जी का बड़ा करना है नामांकन, तो उनके यहां रौला चौला हो जाता, शरद पवार, उद्धव ठाकरे। नहीं तो रायबरेली वालों को भी अच्छा लगता। किशोरी लाल का बड़ा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके साथ तो कांग्रेस ही नहीं गए पर्चा भराने, तो किशोरी लाल का नाम मैं नहीं ले रहा। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का तो कुछ हो सकता था भव्य। अशोक जी, अंता भी देखिए, समाजवादी पार्टी तमाशेबाजी में विश्वास नहीं करती और काम में विश्वास रखती। संपत सरन जी की एक रचना थी, राजा छटा हुआ तमाशेबाज था, और वो प्रजा के मनोविज्ञान से भली भांति अवगत था कि चाहे अमीर हो, गरीब हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सभी लोग घूस के तमाशा देखते हैं। और प्रजा जब महंगाई, बेरोजगारी पर ध्यान देने को कहती है तो राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता है। ये संपत सरन जी की रचना है। तो देखिए 2014 के बाद से अमिताभ जी, आप कहा सिनेमा के लोगों को ही देखने के लिए इतनी भीड़ आती है, तो जनता तो यही कह रही है कि 2014 से इस हिंदुस्तान के बड़े बड़े अभिनेता पानी मांग रहे हैं इनके सामने। भैया इतना बड़ा तो अभिनय नहीं देखा मैं। तो कला है, सबकी अपनी कार्य करने की शैली है, सबकी अपनी। मोदी जी की कार्यशैली है ऐसी भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दें। दूसरी बात देखिए, आपने बहुत सारी बातें कही, लेकिन अगर मोदी जी लोग कहते हैं 400 पार, मैं आपको बताऊं आज तक मोदी जी ने जो जो बातें कही उसका ठीक उल्टा हुआ है। ये 400 पार कर रहे हैं, मतलब ये 400 हार कर रहे हैं, 400 हार की बात कर रहे हैं। अब 543 में से 400 निकाल दिए, 143 सीट आ रही। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, 125-150 लमसम सीट जाएगी। तो ये सब उसी तमाशेबाज का हिस्सा है, तमाशेबाजी का। तमाशा करके भीड़ जुटा लो और 400 पार का, ताकि जो गुब्बार है वो लगे कि हाँ हम 400 पार हैं। लेकिन जो इतिहास है अभी तक का, जो कहते हैं उसका उल्टा होता है, इसलिए 400 हार। ठीक है अशोक भाई, अब मैं राघवेंद्र जी के पास चलूं, लेकिन उससे पहले मेरी भी आदत खराब है, क्या करूं, लेकिन सब मित्र लोग इसलिए कहूंगा तो जरूर, क्योंकि नहीं तो फिर मैं अपने जमीर के साथ न्याय नहीं करूंगा। और मैंने एक बार किससे कहा था, इसी शो में कहा था, इस चैनल पे किसी और चैनल में कहा, मैंने कहा था मेरे लिए व्यासपीठ है, व्यासपीठ, बैठूंगा तो बोलूंगा सच्ची। मेरे दोस्त ने, अशोक यादव जी ने कहा कि हम लोग तमाशे में यकीन नहीं रखते, हम लोग तो कौपीनधारी
है सेवा भावी लोग हैं टाइप का कुछ एक भाव उन्होंने कहा कि जैसे बाबा सन्यासी होते हैं कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, परमार्थ के कारण ही साधुओं ने शरीर धारण किया। वो बता रहे थे अशोक जी आपको याद हो ना हो, आजम खान साहब ने नेताजी का जन्मदिन मनाया, क्या इंग्लैंड से बग्घी मंगाई, क्या घोड़े अरब से मंगाए, क्या और उसमें खुद नेताजी के साथ बैठे, सामने अखिलेश जी को बैठा जबकि ये चीफ मिनिस्टर थे, क्या और 4-5-10 लोग और भी बैठे थे। पूरे दिन रास रंग चला, आहा लगा वैकुंठ इंद्र की सभा में आ गया प्रदेश। ऐसे ऐसे नृत्य, ऐसे ऐसे कार्यक्रम, लगे कि भाई जन्नत यही है। और कुछ लोग तो समझ रहे थे कि 72 हूरों टाइप का जन्नत है। क्या आजम साहब से किसी ने पूछा कि चाचा इसका पैसा कहां से आया जो कई करोड़ खर्च कर दिए जन्मदिन पे? तो उन्होंने कहा इसका पैसा दाऊद से लिया है मैंने। क्या करेंगे आप? ये इन्वर्टेड कॉमा में बता रहा हूं। उन्होंने कहा इसका फंडिंग दाऊद इब्राहिम ने की है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये सेवा का काम था, ये लोक सेवा थी। आपने कहा कि हम लोग तो उसमें नहीं, कैसे कैसे आतिशबाजी, कैसी कैसी झिलमिल रोशनी, सब कुछ फिल्मी था। नहीं, कुछ भी लोहिया जैसा नहीं था मित्र। इसलिए ऐसा ना कहो, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, इनकी भी और आपकी भी। सब वो उसी थैली चट्टे बट्टे, भैया छोड़ दो उस बहस में क्या पढ़ना। राघवेंद्र बाबू, आज ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे बनारस में जब मोदी जी गए पर्चा भरने। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, कांग्रेस कह रही है कि हमारी लहर है। और अखिलेश जी ने घोषणा कर दी कि पूरे प्रदेश में 140 सीट जीतेंगे, पूरे देश में 140 सीट जीतेगी एनडीए। क्या लग रहा है, क्या समझ में आई बात भैया? भैया म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है जी। ठीक है, हाँ आ रही आवाज। अशोक जी ने जो कहा कि हम तमाशा नहीं जी, तमाशा भी वही करता है, खेल भी उसी का देखा जाता है जिसके खेल दिखाने में कोई मजा है। इनको तो जनता ने नकारा सिद्ध कर दिया। ये रथ लेके निकले 2012 में, 2017 में और 2022 में। ये कहता भीड़ नहीं जुट पाती है। 10-10 जिलों के कार्यकर्ताओं को जुटा के और ये प्रदर्शित कर रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है। वह क्या दाएं पे। और अभी बग्गी वाली भी बात मैं दोहराता हूं कि जब सरकार रहता है तो समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री, चाहे वो मुलायम सिंह जी रहे हो, चाहे वो अखिलेश जी रहे हो, तमाशा ही करते हैं। सैफई में होता क्या, कौन सा सैफई महोत्सव है? क्यों नहीं सरकार रहने के बाद, सरकार जाने के बाद क्यों नहीं सैफई महोत्सव होता है? पैसा कहां से आता है और तमाशा कैसे होता है, समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। यही आईएएस, यही आईपीएम, उनके भी सरकार ने जब 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की जनता सरकार देती है तो क्रिकेट खेलते हैं मुख्यमंत्री उनके साथ। और वही आईएएस, वही पीसीएस आज मुख्यमंत्री जब योगी आदित्यनाथ बने हैं 2017 से लगातार, तो देखिए जिले की कमान संभालने में तो काम करने में अंतर है। और अंतर तब होगा जब आप तमाशा को समझ पाए, जनता की भावनाओं को समझ पाए। आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन कांग्रेस से है, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा 35% जो जनता है वो भाव में आ जाती है। आप 35% छोड़िए, आप कुल तमाशा का 35% भी जुटा लेते, आप अपने नामांकन में कम से कम अपने सहयोगी दलों को ही बुला लेते तो माना जाता कि कम से कम आप लोगों में एकता है। एकता कहाँ है? फर्स्ट फेज का चुनाव बीत गया, कहीं मंच पे नहीं जीते। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चुनाव बीत गया, क्या है? केवल हवा हवाई। और सब नेता है 17 सीट पर जो इनके प्रत्याशी है, इवन राहुल गांधी जी भी ऐसी हार होगी जैसे ये अमेठी छोड़ के भागे थे। अमेठी की जनता 13 बार इनके परिवार को संसद भवन भेजने का काम की और अमेठी हारने के बाद ये दुर्दशा इतना हुआ अमेठी के लोगों का, पूरे कोरोना काल में हाल चाल नहीं हुई। वायनाड भग गए, वायनाड से जब हार की स्थिति देखे तो रायबरेली भग गए। और रायबरेली की जनता भी नए नहीं है राहुल गांधी रायबरेली के लिए। गांधी परिवार को 17 बार के लगभग जो है संसद भवन में भेजने का काम किया रायबरेली की जनता। रायबरेली की जनता को क्या मिला? केवल छलावा। ठीक है राघवेंद्र बाबू,
मैं राज शर्मा साहब के पास आऊं, लेकिन राघवन जी ने रायबरेली का जिक्र किया तो मुझे एक चीज़ स्मरण आ गई। राज भाई से कहूँगा, राज भाई, राहुल जी ने रायबरेली से अपने परिवार का जुड़ाव बताया, पंडित जी से बात शुरू की, नेहरू जी से, किसान आंदोलन का जिक्र वो कर रहे थे, हालांकि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन मैं समझ गया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। किसान आंदोलन का जो नेहरू जी गए थे वहाँ, उससे कहना चाह रहे हैं। खैर, उसके बाद वो सीधे इंदिरा जी पर आ गए, फिर सोनिया जी पर आ गए, राजीव गांधी और सब पूरा। जबकि रायबरेली से नेहरू जी तो चुनाव लड़े नहीं। गांधी परिवार से पहला चुनाव रायबरेली से और दूसरा चुनाव इंदिरा जी के पति ने लड़ा, फिरोज ने। फिरोज गांधी की मृत्यु के बाद वो सीट इंदिरा जी के पास आई, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया राहुल जी ने, फिरोज गांधी का। करना चाहिए था, नहीं, वो उनके पिता के पिता थे, करना चाहिए था। इसमें क्या समस्या है? कोई संकोच की बात है क्या? बाप और बाबा बदले जा सकते हैं क्या मित्र? नहीं ना, छाती ठोक के कहना चाहिए था। बाप और बाबा कोई बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकते। आप धर्म बदल सकते हैं, बाप और बाबा नहीं बदल सकते। फिरोज गांधी और राहुल गांधी अलग कैसे हो सकते हैं? खैर, मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जैसे राहुल गांधी बड़े कद के नेता हैं और आप लोग कहते भी और सब मानते भी, भाई कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, अध्यक्ष भले खड़गे जी हो, लेकिन जलवा जलाल उन्हीं का है, राहुल जी का। उनके नामांकन में अगर सारा इंडिया गठबंधन आ जाता, राज भाई, तो मैसेज बड़ा जाता कि नहीं जाता? क्या स्टालिन भी आते अपना मद्रासी लुंगी पहन के, क्या प्रियंका वो अपना ममता दीदी होती, पवार साहब होते, एक मैसेज जाता, उद्धव ठाकरे होते, उत्तर प्रदेश के लोगों को लगता कि हाँ भाई कांग्रेस के अगुवाई में मामला टाइट है। अब राज भाई, नहीं, देखिए आप क्या सोच रहे हैं मैं उस पर नहीं जा सकता, लेकिन मेरा भी एक मानना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नामांकन में आप 12-13 चीफ मिनिस्टर बुला लो तो आप ही जीतोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं बनी कि जहां 12-13 चीफ मिनिस्टर आते हो वही चुनाव जीतेगा। हारने को इंदिरा गांधी हार गई थी, हारने को अटल बिहारी वाजपेयी साहब हार गए थे, तो मोदी जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन चीजों को नहीं मानता। बस मैं इतना मानता हूं कि आपने अभी एक बात बोली, जब राजपूत जी बोल रही थी, आपने कहा सारी बातें कही, अब इलेक्शन शुरू हो रहा है, ये 80 की बातें कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने यूपी की बात करी कि हम 80 से 80 जीत रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं, जैसे रुहेलखंड है, ये रुहेलखंड में ही बता दें प्रवक्ता महोदय कितनी सीट जीत रहे हैं। मैं सारी सीटों का आकलन करके बताऊंगा और आपके संग चुनाव को 4 जून को भी चाहे 5 मिनट को आऊंगा, तब भी मेरी बात सनद कराऊंगा कि मैंने क्या कही थी। आप बता दीजिए, मैं रुहेलखंड को ज्यादा जानता हूं तो मैं रुहेलखंड की सीटों को गिना दूंगा कि कौन हार गई कौन जीत गई। झूठ कुछ भी बोल लें, आप सही कहते हैं एक बात कि हम कुछ भी बढ़ा लें, राजनीतिक पार्टियां कुछ भी बोलते हैं, जनता ने जिसको वोट दिया यानी जनता ने उसको माना, मगर ये भी अच्छा नहीं लगता ना। देखिए मेरी बात सुन लीजिएगा, आप प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मैं तो समझता हूं आप जाते, अगर 12 चीफ मिनिस्टर ना आते तो क्या नॉमिनेशन नहीं होता? कहने को कुछ कह दो कि डीएम साहब बैठे थे, वो खड़े थे, बात प्रधानमंत्री है, डीएम ही, ये कहने को होता है देखो ऐसे बनो, तो कुछ बात कहने की होती है भाई, कुछ करने की होती है। देश में सब जान चुके हैं वोट, मैं बता रहा हूं, मैं अगर एक छोटी सी बात है, मैं जिस कॉलोनी पे रहता हूं मेरा जीना हराम होता, यहां बीजेपी का वोटर है, मैं दबंगियत से कहता हूं, लेकिन मुझे 10 से 15 लोग ऐसे मिले जिन्होंने दावे के संग उन्होंने दूसरे से कहा नहीं हम नहीं देंगे। ठीक, मुझे सब्जी बेचने वाले ने कहा इस बार निश्चिंत हो जाइए, मुझे गाड़ी धोने वाले ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, पर्ची से देखा जाता है, दुनिया में किसी ने भी बोरी से पूरी चीनी नहीं देखी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं अशोक जी के पास आऊं उससे पहले एक बात कह दूं, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो एक कांग्रेस के शायद प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा, अशोक जी आपके लिए भी बड़ी रोचक चीज है ये, उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी भाजपा से दलित नाराज है, पिछड़ा नाराज है, नौजवान नाराज है, किसान नाराज है, महिला नाराज है। क्या? तो मैंने कहा आपकी बात सब सच मान लेता हूँ, भाजपा को 10,000 वोट पूरे देश में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर,
नौजवान, महिला, इसके बाद तो लाख वोट नहीं बचता किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या। तो मैंने कहा ये तो प्रधानी का चुनाव भी अब नहीं जीत सकते, तो इनको पार्टी बंद कर देनी चाहिए। भाई जिससे पिछड़े और दलित और महिला और किसान और नौजवान सब खिलाफ हैं अशोक यादव जी, वो तो चुंगी का चुनाव भी नहीं जीत सकता ना। और ये 303 सीटें क्या जापान वाले दे गए इनको? तब नहीं लड़े थे आप, तब नहीं लड़े थे, तब ओबीसी और दलित और आदिवासी चुनाव में वोट नहीं दे रहे थे। या अभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव हुआ, वहां ओबीसी, दलित और पिछड़े और इन लोगों ने वोट नहीं दिया क्या? फिर 2/3 कैसे ले आए मध्य प्रदेश में? अशोक जी, बात के पीछे कोई तर्क भी होना चाहिए नहीं, बिया विशुद्ध। जैसे लोग कहते हैं सिरका है तो 1 चम्मच सिरका लो, अच्छा है डाइजेशन के लिए, लेकिन डाइल्यूट करके लो, पूरा गिलास पानी भर लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो थोड़ी बहुत बात चल जाए, मतलब बिल्कुल बोले सब खिलाफ हैं, तो फिर जीत कैसे सकता है आदमी? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो बात आप कह रहे हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और कौन को नाराज, क्या इस देश में आज तक कोई ऐसी व्यवस्था बनी थी कि जो भारतीय सेना को ठेके पर रख दिया जाए? आज तक इतिहास में नहीं बनी, लेकिन इस मोदी सरकार ने सेना को भी ठेकेदारी पे रखा। तो कौन ऐसा घर है, कौन ऐसा गांव है, कौन ऐसा शहर है जहां पे सेना के जवानों की भर्ती नहीं? दूसरी बात, माननीय मोदी जी का तीसरा नामांकन काशी, बनारस में। अब पहले नामांकन की बात अगर आपको याद हो, क्योंकि आप सीनियर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको बहुत चीज याद रहती है, उन्होंने क्या बोला था? काशी को क्योटो बना देंगे और मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया। अरे भैया प्रणाम आपको, आपने तो जनता के साथ झूठ बोला, कम से कम माँ गंगा को तो बख्श देते प्रभु। माँ गंगा जिनको पूरा देश माँ मांगता है, उसके साथ भी वही काम जो आपने जनता के साथ कर दिया, जो आपने किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों के साथ किया, वही काम अपने माँ गंगा के साथ किया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने में। आज अगर देखा जाए अमिताभ भाई, तो माँ गंगा जितनी गंदी थी 14 में, वही गंदगी आज भी है लगभग, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। और उसके बाद कहते हैं कि हम काशी क्योटो बना देंगे। काशी तो क्योटो भी बन गई होगी। जो व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए हुए वादे नहीं पूरा कर सकता अमिताभ भाई, वो देश से किए हुए वादे पर जो कैसे पूरा करेगा? तो देश कैसे विश्वास करेगा? एक बार विश्वास कर लिया, 2 बार विश्वास कर लिया, अब कितनी बार काट की हाड़ी चढ़ाएंगे? ठीक अशोक, मतलब ठीक, बिल्कुल ठीक बात। मतलब अब तीसरी बार नहीं आएंगे। ठीक, मैं एक चीज यहां मेज के बीचों बीच रख देना चाहता हूं, वो हिलेगी नहीं 4 जून को ना। अभी फिक्स कर दूंगा एमसील लगा के। अगर भाजपा जीत गई, अगर जिसको जितनी श्रद्धा उतना बड़ा अगर कर लो, अगर भाजपा जीत गई तो मानेंगे दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, समाजवादी, कांग्रेसवादी सबने वोट दिया भाजपा को, तब जीती। ठीक, देश की जनता ने वोट दिया, ऐसा तो नहीं कि ये कहीं से वोट चुरा लाएंगे, हैं? ठीक, और अगर हार गए तो अशोक यादव, राज शर्मा की बात ठीक मान लेंगे कि सब्जी वाला भी खिलाफ था, गाड़ी धोने वाला भी खिलाफ था, दलित भी खिलाफ थे, पिछड़े भी खिलाफ थे, अगड़े भी खिलाफ थे, वंचित भी खिलाफ थे, महाशोषित भी खिलाफ थे, महावंचित भी खिलाफ थे, मुसलमान भी खिलाफ थे, और जितने चाहो उतने नाम लिख लो खिलाफत के। ये तो मानेंगे ना अशोक जी? फिर तो भागने की रास्ता नहीं रहेगा। अगर ये जीत गए तो मानना पड़ेगा कि भाई आप लोग जो नैरेटिव सेट कर रहे थे वो तथ्यपूर्ण नहीं था, वो असत्य था, भ्रामक था, छलावा था। और ये हार गए तो माना जाएगा ये जो कह रहे थे वो छलावा था, आप जो कह रहे वो सच है। अशोक जी इस पर टिक के हाँ ना, अभी हामी भर दो भैया, बाचा भरवाऊंगा ना। ना लंबी कहानी नहीं, हाँ या ना, नहीं लंबी बात नहीं, हर चीज का अमिताभ भाई ना 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 लंबी, हम भागने का रास्ता नहीं देते ना। और जब आदमी लंबी बात करे समझ लो भागना चाहता है ना। नहीं देखिए, भागने वाला तो एक ही इंसान है इस देश में, जो मुद्दों से भागा, जिसने अपने वादों से भागा। ठीक अशोक जी, ठीक, हम ठीक है, आप नहीं कहोगे, लेकिन हम इस चीज को सेंटर ऑफ द टेबल रख दे रहे हैं। क्या 4 तारीख को कोई एक गठबंधन तो माफी मांगेगा,
चाहे इधर वाला मांगे चाहे उधर वाला मांगे, और फिर कम से कम 4.5 साल तक थेथरई पर प्रतिबंध रहेगा। ठीक है राज भाई, 6 महीने के लिए थेथरई से प्रतिबंध हटाया जाएगा चुनाव जब आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 4.5 साल शांति रहेगी कम से कम, ताकि देश में काम हो। फिर 6 महीने थेथरई के लिए हो जाएगा कि भाई दलित खिलाफ है, पिछड़ा खिलाफ है, अग्नि सवर्ण खिलाफ है, यहां ये हो गया वहां वो हो गया, दिस दैट। कुछ समय तो शांति रहे ना चुनाव परिणाम के बाद, नहीं? बिल्कुल सही बात है। फिर थेथरई नहीं कि फिर अगले दिन से खड़े हो गए बोले नहीं पिछड़े खिलाफ है। अरे भाई साहब अभी वोट हो चुका, बता रहे पिछड़े खिलाफ। राजस्थान के नेता जब ये बोलते हैं कि भाजपा से अगड़े पिछड़े मुसलमान और कौन कौन सब नाराज है, तो मुझे हंसी आती है कि यार क्या खाते हो तुम लोग, कौन सी डोज ले रहे हो भैया? अभी तो चुनाव हो चुका। मध्य प्रदेश में के नेता भी बोल रहे हैं विपक्ष के, ऐसा नहीं करो भाई। खैर, ऋचा राजपूत वो कह रहे हैं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं जो आपके साथ हो इस वक्त। तो मेरा सवाल ये नहीं कि आप कितनी सीट जीतोगे, मेरा सवाल ये कि फिर आप चुनाव क्यों, अगर इनकी बात ठीक माने तो फिर तो पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था, कम से कम पैसा ही बचता। नहीं, जब देश का कोई वर्ग ही समाजवादी और कांग्रेस के मुताबिक आपके पक्ष में ही नहीं है, मुझे चुनाव भी आजकल इतना महंगा है, चाहे को लड़ो, और गर्मी वैसे ही। जी, ये तो हमारे पूरे अलायंस वालों को सोचना चाहिए कि जिस तरीके के लोग बात करते हैं, आके कुछ भी बोल देते हैं बिना समझे। नामांकन की बात करते, नामांकन में भीड़ क्यों थी? इटावा से लगा हुआ लोकसभा है कन्नौज, सोचिए पूरा परिवार चुनाव लड़ा रहा है अखिलेश यादव जी को वहां पर, और उनके नामांकन में हमारे यहाँ के जो एक साधारण लोकसभा का प्रत्याशी उससे भी आधी भीड़ थी। तो ऐसा तो नहीं है, जन सलाह है तो और उसको बढ़ चढ़ के आना चाहिए। लेकिन इन्होंने जो बोला कि नहीं हम लोग दिखावे में भरोसा नहीं करते, तो एक तो उदाहरण मेरे भाई ने दे दिया सफाई परिवार का। सच में सफाई के समय पे स्थिति ये होती थी कि 100 चौपर आया करते थे और लोग 4-4 किलोमीटर दूर खड़े होकर देखते थे कि चौपर होता कैसा है। मैं जिस लखनऊ में रहती हूँ, यहाँ पर जब प्रतीक यादव गाड़ी निकाला करते थे तो आसपास प्रशासन रोक दिया करती थी हम लोग की स्कूटी, इसलिए क्योंकि प्रतीक यादव जी की रेसिंग होती थी, पीछे से 4-5 वो निकलती थी। ये वो समय है जब मैंने अपने आंखों से वो रौला देखा है। नहीं, ये मैंने देखा, इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आती हूँ कि मुझे बना के बोलना पड़े। आप जो बोल दो कोई ऐसा नहीं, प्रतीक एक बार कोई आदमी बता दे या पुलिस बता दे कि प्रतीक 4 गाड़ियां लेके रेसिंग करते हुए निकला, आप बताइए किस रोड से निकला हो? नहीं, गलत नहीं ना। देखो आप पढ़ी लिखी हैं, आप जो चाहे वो बोल दे। मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। देखिए घर में झूठ बोल दो, दोस्तों में झूठ बोल दो चले, मगर आप टीवी में झूठ बोलोगे ना हम सुनेंगे ना आपको सुनेंगे। नहीं देखिए अभी भी YouTube पे पड़े हैं, देख लीजिए। एक बार अगर निकला और रेस करते समय था जब मुख्तार अंसारी जी खुली जीप में घूमा करते थे, खुली जीप में। गलत क्यों बोल रही हैं आप गलत बयान दे देंगे ऋचा जी, गलत है। आप ऐसे बयान देंगी, कहाँ किस रोड पे देखा था आपने, बताइए प्रतीक को किस रोड पे देखा? आप लखनऊ में। मैंने आपको जगह बता दी, सब कुछ बता दिया। एक बात बताइए, देखिए अगर मैं झूठा साबित होऊंगा आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आपने सॉरी कह दूंगा। आप बताइए नहीं अभी राज भाई अभी उनकी बात पूरी हो जाए, फिर अभी केवल ऋचा राजपूत की बात। जी, मैं वैसे सर्च कर रही हूँ, लेकिन ये भी सर्च करने का टाइम नहीं है। मैं आपको व्यक्तिगत भेज दूंगी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे ठीक है राज भाई, छोड़ो ना, प्रतीक खुद अपनी बात कह ले, खंडन कर देंगे, छोड़ो जाने। ठीक है रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अशोक यादव बोल लेंगे, काहे परेशान हो, वो खुद बोल लेंगे। हाँ बोलो भैया। ये लोग नामांकन के समय पे हमेशा कहते हैं, आपने बोला ना कि जब चुनाव अगर हार जाओगे तो क्या मुद्दा रहेगा, चुनाव हारते ये लोग बोलेंगे सारी ईवीएम खराब थी, इससे हम लोग चुनाव हार गए, नहीं तो पिछड़ा भी हमारे साथ था, दलित भी हमारे साथ था, महिला भी हमारे साथ थी। इन लोगों ने एक चीज बहुत अच्छी सीखी है कि चाहे कुछ हो जाए, अपनी हार का ठीकरा कहीं ना कहीं फोड़ना है। आज ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने बनारस में क्या किया, तो भैया रायबरेली वही जगह थी जहां पर नामांकन रद्द होने के बाद सोनिया जी ने इमरजेंसी लगा दी थी। तो आपकी भी तो बमौती कोई लोकसभा नहीं रही है ना, तो आप कौन होते हैं किसी की लोकसभा पे सवाल उठाने वाले? इसमें तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ ना, ये सब तो आपको जानकारी होगी। आपके ही समाजवादी पार्टी की नींव कर्पूरी ठाकुर जी ने रखी थी। आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, आजीवन विधायक रहे, और शायद उन्होंने 1 रुपए की संपत्ति नहीं जोड़ी, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उन्हें 10 रुपए का सम्मान नहीं दिया, जो सम्मान उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो अगर उदाहरण प्रस्तुत करने हैं सादगी के, सुंदरता के, तो कर्पूरी ठाकुर जैसे उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो आप लोगों की जो गलतफहमी चल रही है वो बहुत जल्दी दूर होने वाली है। जी ठीक,
भाई मैं राघवेंद्र जी के पास आऊं, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कसम से अशोक भाई, राज भाई, इतना जहाज सफाई में उतरता था, कसम से, इसके लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी गूगल, क्या जितना चमनगंज में ऑटो नहीं चलता कानपुर में, कसम से, झूठ नहीं कह रहा, क्या जहाज पे जहाज, एक जहाज उतरे तब तक दूसरा ऊपर फर फर कर रहा है, क्या कि जगह खाली करो तो हम उतरे, क्या कहीं कटरीना है तो कहीं कौन कौन नाम, हम तो नाम भी नहीं जानता, सलमान खान, शाहरुख खान और कौन कौन, क्या बवाल, और भांगड़ा पा रहे सब, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा कि भाई, अरे सुनो भाई, एक मिनट सुन लो, एक बार मैंने इस बात की, अरे रुक जाओ भाई, रखो ये, मैंने जानकारी करनी चाहिए कि मसला क्या है, तो कहा गया ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इससे संस्कृति में उत्थान होगा कटरीना वगैरह के नृत्य से। तो संस्कृति में उत्थान बंद क्यों कर दिया? अगर संस्कृति में उत्थान हो रहा था तो उत्थान जारी रहना चाहिए था, क्या? और जारी इसलिए भी रहना चाहिए था अशोक भाई, क्योंकि इटावा मेरे शहर से लगा हुआ है फर्रुखाबाद से, क्या हमारे यहाँ के लड़के भी आ जाते थे, थोड़ा बहुत झलक पा जाते थे, नहीं संस्कृति का, तो फिर वो सांस्कृतिक उत्थान बंद क्यों हो गया? चलता रहना चाहिए था। एक रात के कार्यक्रम से पता नहीं कितनी संस्कृति ऊपर जाती है, तो मैंने नहीं नापा, लेकिन कुछ तो जाती होगी अगर कार्यक्रम करा रहे थे तो। खैर राघवेंद्र जी, भाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि हम लोग नामांकन सादगी से करते हैं, भीड़ नहीं जुटाते हैं, ड्रामा करने की जरूरत नहीं, हम जनता के भरोसे पर राजनीति करने आए हैं, हम नामांकन में भीड़ नहीं जुटाते। और 12 मुख्यमंत्री क्या होते? 12 मुख्यमंत्री जीतने की गारंटी थोड़ी ना है। राघवेंद्र जी सही कह रहे हैं कि ये नामांकन में भीड़ नहीं जुटा सकते, ये भीड़ जुटा सकते किसी अपराधी को जेल से छुड़वाने, ऐसा अपराधी जो जेल में बंद हो और उसी फील्ड में कसम खाई हो कि हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे, और उसी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को छुड़ाने के लिए सारे लाइन के लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन वोट मांगने के लिए इकट्ठा था। दूसरी बात, इनको जो है पूरा पर्याप्त समय मिला। मुलायम सिंह जी भी कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश जी भी एक बार रहे। जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, किसी एक जिले का नाम बताइए जिसकी तुलना हम बनारस से करते हैं। बनारस की स्थिति जो आज है, इससे उस जिले की हम तुलना करें। और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं बार बार दिखाना, अरे भाई बुंदेलखंड की स्थिति बारे में जानते हैं आप? अपनी पार्टी को 17 सिंबल मिले हैं, 17 प्रत्याशी, 5 नाम बता दीजिए जो जीत रहे हो। जनता है, जनता सब जानती है। और कल का जो रोड शो हुआ, आप देखिए, ऊपर से भी कैमरा था और जमीन पे भी कैमरा था, जमीन नहीं दिख रहा था। ये उत्साह, प्रेम और मोदी सरकार के प्रति समर्पण था जनता का, क्योंकि लगातार 2014 में बीजेपी सरकार केंद्र में बनी, 17 में उत्तर प्रदेश में बनी, फिर 19 में केंद्र में बनी, फिर 22 में उत्तर प्रदेश में बनी। लगातार अगर जनता का समर्थन प्यार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जनता खुश है। जनता खुश है योगी जी के काम से, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से, योगी जी के माफिया जो इनका एक नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो नारा देने वाले कहाँ हैं? या तो जेल में है, नहीं तो इनकाउंटर हो गया, नहीं तो राज्य के बाहर। तो जनता को जो चाहिए, जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जनता को सड़क चाहिए, जनता को सुविधाएं जो चाहिए, वो सरकार दे रही है। इनके सरकार में जो शिक्षा माफिया थे वो आज गायब है। इनके सरकार के जो खास करके जो इनका फर्क हुआ करता था M+Y, आज कहाँ है? इनके सरकार, इनके प्रत्याशी के साथ। और अखिलेश यादव जी का एक बयान, ठीक है राघवेंद्र, ठीक जी जी, अखिलेश यादव जी का एक बयान था 2022 के चुनाव में कि हम 400 सीटें जीतेंगे। अरे 400, 300 विधानसभा की सीट है उत्तर प्रदेश में, तो 400 कैसे जीता हो? ठीक है। चुनाव प्रचार में आदमी थक जाता, कई बार बोल देता है, ऐसा कोई इतना गंभीरता से मान लो। चुनाव प्रचार बहुत थकाऊ होता भाई, हमने तो चुनाव प्रचार कवर किया है, तो उसी से इतना थकान का अनुमान जानते, फिर जो प्रचार कर रहा है वो थक भी जाता है, बोलते बहुत नहीं 400 हो सकता है, वो 100 बोलना चाहते हो, 400 निकल गया, कोई इशू नहीं। अशोक जी, लेकिन एक बात मुझे याद आई, इन्होंने प्रचारकों की बात कर दी राघवेंद्र ने, ये आपके मित्रवत कह रहा हूं, पार्टी के हित की बात,
अखिलेश जी तक पहुंचाइएगा तो पार्टी का हित होगा। आपने सबसे लड़ाई ली, अच्छों को नाराज कर दिया, आलोक रंजन का तो स्यापा हो गया, भले आदमी थे आलोक जी, क्या जया बच्चन के चक्कर में, जया आंटी, क्या हमसे परसों किसी ने कहा कि भाई साहब कहीं जया बच्चन नहीं दिखी, न मैनपुरी न कन्नौज में, दोनों जगह वोटिंग हो गई। क्या जया बच्चन कोई कार्यकारिणी के राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव लिखने के लिए तो है नहीं, वो तो फील्ड नहीं उनका, वो तो मंच के लिए है कि भाई हेलो हाय फोटो सेल्फी प्लीज कम, यही ना। ऐसा तो नहीं कि वो देश की स्थिति में कोई बड़ा भारी भाषण देंगी या चौखंबा राज पे बोलेंगी, क्यों नहीं आई? आपने सबसे विरोध ले लिया उनको जितवाने के चक्कर में, और बाद में ये हालत हो गई। आपके पीडीए में फूट पड़ गई जया बच्चन के चक्कर में, और जया बच्चन आई नहीं, अशोक जी नहीं। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई आपकी कोई प्रवक्ता मिलेगा तो मैं पूछ लूंगा। भाई बाकी जगह तो वो नहीं जाती, चलो छोटे लोग लड़ते हैं, लेकिन अमेठी, अरे कन्नौज और वहां तो जाना चाहिए था जी। देखिए अभी आप जब हेलो हाय ये सब कर रहे थे जी, तो यहाँ पैनल पे बैठे सभी लोग को ये एक ही चेहरा याद आया होगा, इसका आज नामांकन हुआ। हेलो हाय फोटो सेशन, यही तो कर रहे हैं 10 साल से, कर क्या रहे साहब? मैंने सवाल पूछा जया बच्चन कहाँ है, अब आप क्या जवाब दे रहे हैं? यही आदत खराब है। मैं बता रहा हूँ, अच्छा प्रवक्ता ऐसे नहीं बना जाता अशोक यादव ना। अच्छा प्रवक्ता बनने के लिए सवाल का उत्तर देना ही चाहिए, नहीं तो थेतरा ही है। देखिए जब सबका काम अकेले वही साहब कर ले रहे हैं, सारे नेताओं का काम, सारे अभिनेताओं का काम, फिर क्यों जाएगा कोई वहां पे अपनी कला का प्रदर्शन करने? तो सारी कला कूट कूट के इन्हीं के अंदर भरी है, तो सब लोग, मैंने तो शुरू में ही कह दिया सारे कलाकार 2014 ठीक है अशोक यादव, ठीक है। दूसरी बात आगे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं तो दूसरी बात का अवसर नहीं ना। मेरी बात का जो उत्तर देगा उसको दूसरी बात भी साथ में कहने को मिलेगी, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि मंच पर केवल आप अपनी बात कह के निकल जाए। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, सॉरी, थैंक यू, रुक जाइए, बात आ गई। मेरा प्रश्न बिल्कुल जायज था, जायज है, जायज रहेगा। ये सवाल पूछने का हक है। जया बच्चन क्यों नहीं है प्रचार में? जया बच्चन जनेश्वर मिश्रा है कि ड्राफ्ट बनाएंगी प्रस्ताव का? ब्रह्मभूषण तिवारी है? अशोक जी हमको ना समझाओ मित्र, आज से देख रहे हैं क्या पार्टी? जया बच्चन को किस लिए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा होगा? क्यों लगातार भेज रहे हैं? इसीलिए कि भाई चुनाव में आएंगी तो थोड़ा रौला बनेगा, और क्या है बताइए? वो गुड्डू जमाली है क्या कि वोट दिलवा देंगी? नहीं ना, मंच की शोभा है ना, तो मंच पर आना चाहिए। इतने सवाल पूछ लिया, आप नाराज हो गए। दुनिया की बातें आपने बताई, लेकिन नहीं बताया कि वो कहां है। अरे ये बता देते उनकी तबीयत खराब है, तब जो भी झूठ सच कहना था। खैर चलिए छोड़िए आपकी श्रद्धा। राज शर्मा जी, एक बुनियादी सवाल, 4 जून को जब निर्णय आ जाएगा तो खुले दिल से जनता जनार्दन के जनादेश को स्वीकार किया जाएगा या उसमें भी थेतरे का इंजेक्शन लगाया जाएगा? कोई हारे कोई जीते, मसला वो नहीं। अब देखिए, लगाने की बात तो ये है कि पॉलिटिक्स पार्टियां हैं, आदमी कहता ही है, अपनी कमी को छिपाता है, दूसरे की कमी को बताता है। लेकिन मेरा एक बात मानना है कि मैं भी स्वाभिमानी व्यक्ति हूं कि आदमी को सही बोलना चाहिए, टीवी पे सही बोलना चाहिए। उस वक्त हमें, अगर हमारी हार है तो हमें हार माननी चाहिए, और हमारी जीत है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार माननी चाहिए। सीधी सी बात है। आप ही कहते हो कुछ बातें, 10% आप ही से सीख के यहीं भग जाता हूं कि जनता ने जिसको वोट दिया, जिसको जिता दिया, उसकी है जनता, इसमें क्या है। मगर मैं एक और बात बता रहा हूं कि चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानूं, अच्छी तरह बताऊं,
तो अगर मैं कहूं मेरे क्षेत्र में एनडीए गठबंधन कतई हार रहा है, कतई हार रहा है, कतई हार रहा है। और एक और बात कहना चाहता हूं, अभी जो मैंने कहा था कि ये जाति शेड्यूल कास्ट कौन कौन सी जाति कहां विरोध कर रही है, ये अलग चल रहा है। जैसे अगर बरेली की बात करोगे तो मैं दावे के संग कहता हूं, आपसे आंख मिला के कहूंगा कि बरेली लोकसभा में मौर्य जाति भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। 4 तारीख को भी यही बात कहूंगा मैं, आंख से आंख मिला के। सच कहने की आदत होनी चाहिए। और मैं एक और बात कहता हूं अशोक भाई से विनम्र निवेदन करके, जया बच्चन जी को आना चाहिए था, वो अखिलेश जी से धोखा कर, उन्हें आना चाहिए था। ये बात बड़ी कही, मैं इसके लिए आना चाहिए था अशोक भाई, इतना सच बोलना चाहिए। उनकी अशोक यादव जी ने, बेटी घूम रही है, अशोक यादव जी ने दुश्मनी ली, जो रुख अख्तियार किया, ठीक है राज भाई आगे बात, जो मेरे भाई अशोक यादव ने जो रुख अख्तियार किया शर्मा शुर्मी, वो रुख उनको आजमगढ़ में मुश्किल देगा गांव गली में। ये मुझसे भाजपा वालों ने पूछा इनकी सेहत पर क्या फर्क, जया बच्चन आए चाहे नहीं आए। सपा के नेताओं ने कहा कि भाई साहब देखो अखिलेश जी को बोलो आप, उन्होंने सबको नाराज करके टिकट दिया और सबसे पहले विधायक इनको अलॉट कर दिया 50, ताकि इनकी कुर्सी ना हिले, ये पहले बार में जीत जाए। अब बोले आई नहीं, अरे धर्मेंद्र के में आ जाए, अब आजमगढ़ में ही जहां आप हो अशोक बाबू वहीं बुला लो। इसीलिए मैं कहता हूं राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना सीखिए। क्या जिनके पांव में छाले पड़ जाते हैं पार्टियों के लिए, झंडा डंडा ढोते ढोते, उनको टिकट दो भाई, उनको आगे बढ़ाओ। इस सिनेमा वालों से क्या हानि लाभ होगा जो वक्त पे आ नहीं सकते। ये समाजवाद की व्याख्याता थोड़ी ना है कि ये ज्ञान देंगे। माफ करिएगा, जया जी का सम्मान करता हूं, लेकिन जया जी की भूमिका ये कि मंच पर आए तो भीड़ आए बस, और वो भी काम नहीं किया। अखिलेश जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आना चाहिए था, छोटा चुनाव था क्या, मैनपुरी में जाना चाहिए था डिंपल जी के लिए। उन लोगों ने आपको 5 बार राज्यसभा भेजा है, छोटी बात है क्या? नहीं, राज्यसभा के अपने घर में बना लेते, कितना भी पैसा हो, राज्यसभा कहां से आते? ये तरीका ठीक नहीं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं अशोक बाबू, आदमी को पहचानना सीखना चाहिए। मुलायम सिंह जी दिवंगत हुए, तेज प्रताप की शादी में अमिताभ बच्चन आ सकते हैं, मुलायम सिंह जी दिवंगत हुए तो नहीं आए। मसले हजार है मित्र, ये आपकी पार्टी के लोग उठाते हैं क्या? मानवीय संवेदनाओं का प्रश्न है, मानवीय संवेदनाओं का। ऋचा राजपूत जी, 4 जून को परिणाम आएगा, आप जीते तो फिर ठीक है, आकाश आसमान के ऊपर, और हारे तो यही बात आप पर भी लागू होगी। नो थेथरे एट ऑल, जनता ही जनार्दन है, उसके निर्णय को स्वीकार इस भाषा के साथ करना होगा। मेरे शो में जो भी उस दिन फंस जाएगा भाई समझ लो कि हाँ, हम जो तर्क दे रहे थे वो जनता के गले नहीं उतरे, हमारी बात गलत हुई। ठीक है ना ऋचा राजपूत? जी जी जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नेतृत्व देखा है, जो हारने के बाद शाम का खाना अपने विपक्ष के घर खाने जाते हैं, इस खूबसूरती के साथ कहते कहते कि दावत तो वहां चल रही होगी। और दूसरा, मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनको एक वीडियो फोन से दिखाना चाहती हूँ। आप बस प्रतीक यादव रेसिंग डाल लीजिएगा लखनऊ, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, धुआंधार वीडियो मिलेंगे, क्योंकि ANI जैसे चैनल जाके उसको कवर करते हैं जहां पर कुछ चल रहा होता है। मैंने कल बताया कि आप लोग ऐसे थोड़ा टीवी के सामने आके ऐसे झूठ बोलते हैं जो अभी भी यूट्यूब पे मौजूद है। तो आपकी जो ये PDA कहने की है और ये जो इंडिया अलायंस है, ये सब एक दिखावे की पार्टी है, और ये जनता समझ चुकी है। लोगों के अंदर ना मतभेद होते हैं पार्टियों में जब अलायंस होता है, लेकिन आप लोग के अंदर मनभेद है। कई सारे उदाहरण अभी हमारे यहाँ मैंने देखा, बस ये टीवी में दिखाने का बड़ा शौक है, ऐसे दिखा देंगे आगे करके। कल एक प्रवक्ता आपका बीजेपी का, वो ऐसे टीवी के आगे कर देते हैं। आप देखिए, देखो भाई, मेरे घर, मैं तो अपने चैरिटी बिगन्स एट होम, मेरे आगे मेरी बड़ी बहन नहीं बोलती और मैं उसका हर आदेश मानता हूँ।
डांट दूंगा, लेकिन उसकी बात सर्वोपरि है। तो इसी तरह मेरी आवाज तेज हो सकती है। मेरी बात सुन लो, तुम मेरे छोटी हो, मेरे लिए मेरी बहन, भाई इतना बात सुन ली, क्या तरीका है? ये देखो, ये दिल्ली में स्वाति जी यूं, तो मैंने उनसे काहे मुंह छिपा लेते हो भाई? आप कुछ बोलिए, आपको 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी गाड़ी, सोचिए, मतलब 5 करोड़ की गाड़ी लेके वो निकल, अभी भी मेरे पिताजी मुझसे बड़े अधिकारी थे, वो गाड़ी नहीं ले पाए। मैं 50 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, तो क्या डकैत हूँ? अरे बात सुनिए आप, मेरे पिताजी मुझसे बड़े अधिकारी थे जी, मैं कुछ नहीं कहा, वो गाड़ी से नहीं चल पाए, मैं 50 लाख की गाड़ी से चलता हूँ, तो क्या डकैत हूँ? मेरा बेटा 100 करोड़ की गाड़ी से चलेगा, कमाएगा, चलेगा, वो काम है इनकम टैक्स का। Who are you to give the certificate? अरे मेरी बात सुनिए ना, कोई चले 200 करोड़ की, IT पकड़े, पुलिस पकड़े, भैया एक बात, शहर का सीओ जाए। अच्छा सुनिए तो नहीं, एक मिनट, आप उनकी बात भी सुन लो, अभी रोक दीजिए, अभी रुक जाइए राज भाई, अभी ऋचा की बात खत्म करिए। मैं चाहती हूँ कि भगवान करे आपके बच्चे 50 लाख की गाड़ी चले और अखिलेश जी के बच्चे 50 करोड़ से चले, लेकिन कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो जो है ना गाड़ी किसके हिस्से जाएगी ये भी बता दीजिए। मैनिफेस्टो ने कहा ना एक्सरे कराएगी, तो 50 करोड़ की गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, एक और मेरी बात सुनिए ना। दिक्कत आप लोगों की संख्या है कि आप लोग यही मानते हो कि आप 2014 के बाद पैदा हुए। अगर आप काश ये मानने लगो कि आप 2014 से पहले पैदा हुए, तो आप गौरवान्वित फील करोगे, हर पार्टी को चोर कहना भूल जाओगे। दिक्कत ये है बस, दिक्कत। ठीक है राज भाई, अब ठीक है, आगे अब आप समाप्त करना, अभी रुक जाइए राज भाई, अभी रुक जाइए, बस लास्ट कमेंट ऋचा समाप्त करना जी। देखिए, मैं 2014 से पहले पैदा हुई हूँ और बुंदेलखंड क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वो समय भी देखा है जहाँ मेरे ही इटावा में लड़कियां 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी। ये सच है कि योगी आदित्यनाथ जी की वजह से महिला सुरक्षित है, ये कार्यकाल हमने देखा है। चाहे शिक्षा की बात करिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात करिए, सबको पता है कि योगी सरकार बाकी सबों से बेहतर है। कम से कम उन्होंने ऐसे रिजल्ट दिए जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जीतते जा रहे हैं। ठीक, कुछ चीजें बड़ी सरल हैं, उनको स्वीकार करिए, नहीं तो थेतरई में जीवन बीत जाएगा। किसी डॉक्टर की दवा से आपकी बीमारी ठीक हो गई तो ये मानिए ना डॉक्टर काबिल है, ये मानने में कोई बुराई है क्या? कोई बुराई है क्या? 38 साल, मेरी बात से मेरे ख्याल अशोक भाई और राज जी दोनों सहमत होंगे। 38 साल उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता आए, नारायण दत्त तिवारी जैसा नेता, वीर बहादुर जैसा नेता, श्रीपति मिश्रा वगैरह को छोड़ दो, ठीक, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, छोटे नेता नहीं रहे, मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब मुख्यमंत्री रहे 38 साल। राज भाई, कोई अपनी सरकार को दोबारा चुनवा कर नहीं ला पाया, केवल योगी आदित्यनाथ ने यह करिश्मा किया 38.5 साल बाद। अब इसमें थेतरी करने का क्या जरूरत है भाई, कि ऐसा है और वैसा है? अरे जनता ने वोट दिया, ठीक, औरों से बेहतर समझा तभी ने वोट दिया, अन्यथा कभी मुलायम सिंह जी को दोबारा नहीं दिया। 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन कभी दोबारा कंटिन्यूएशन में नहीं आए। अखिलेश जी नहीं आए, मायावती 4 बार चीफ मिनिस्टर रही, कभी कंटिन्यूएशन में नहीं हुई। सरकार को जिता के, अपनी पार्टी को जिता के ला पाई, नारायण दत्त जी नहीं कर पाए, वीर बहादुर नहीं कर पाए। गलत तो नहीं कह रहा ना? इसको कोई ऋचा राजपूत कहे या राघवेंद्र कहे या कालाचोर कहे, इससे क्या फर्क पड़ रहा? तथ्य तो तथ्य रहेगा ना। इसके लिए तो यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं, ये तो बिना ट्यूब के ट्यूब है। 38 साल बाद योगी ने ऐसा करके दिखाया। गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक इसे उत्तर प्रदेश ने वोट दिया। ऐसा तो नहीं कि योगी तेलंगाना के वोट से चुन गया हूं, या नहीं ना। नेता बदले जा सकते हैं मित्र, जनता नहीं। एनडीए नाम रख लो, इंडिया नाम रख लो, और नाम बदल जाएगा, नेता बदल जाएंगे, पार्टियों के दफ्तर बदल जा सकते हैं, चुनाव चिन्ह बदल सकते हैं, लेकिन भारत की जनता तो वही रहेगी ना। तब क्या करेंगे? अध्यक्ष खड़गे जी हो, ये सोनिया जी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जनता तो वही वोट दे रही है ना। मेरी सिर्फ रार इसी बात पर होती है कि आप ये क्यों चाहते हो कि मैं जीतूं जनता के वोट से, तो वो वोट पवित्र, और मेरा प्रतिद्वंदी जीत जाए
तो घोर अपवित्र वोट, नरक, रौरव नरक, अगला भी खिलाफ, पिछड़ा भी खिलाफ, मुसलमान भी खिलाफ, ईसाई भी खिलाफ, और जाने ब्ला 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 कौन खिलाफ। तो ये वोट कौन दे गया? कौन दे गया? मित्र, ऐसा नहीं। आप लोगों ने जो ईवीएम का शगुफा चलाया वो क्यों नहीं चला? कभी उस पर चिंतन नहीं किया कमरा बंद करके? क्योंकि जनता ने उसको चुटकुला माना। अरे बोले भैया झुट्टे फैला रहे। क्या भाई, आपके 111 विधायक जीते, वो असली ईवीएम से जीत गए यूपी में, और भाजपा की जीते 263, तो बोले नकली ईवीएम से जीत गए। अब इस थेतरे पे आदमी कौन आपको रपटा नहीं लेगा? क्या भगा इसको, भगा देगा ना। बोले तमिलनाडु में स्टालिन जो हैं वो पवित्र ईवीएम से बने मुख्यमंत्री, और योगी जी अपवित्र वाली से बने। कौन मानेगा इस थेतरे को? आप करते रहिए, लोकतंत्र है, थेतरे करने की भी आजाद स्वतंत्रता है, संविधान ने दी हुई है, लेकिन चलते नहीं। लालू जी हैं, कुछ भी बोलते रहते नहीं, चलता तो नहीं ना। अरविंद जी हैं, केजरीवाल जी कुछ भी बोले नहीं ना। सच्चाई है कि जिस वोट से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, ममता बनर्जी बनी, स्टालिन बने, उसी वोट से योगी आदित्यनाथ बने। कैसे अंतर कर देंगे? जिस वोट से वायनाड से राहुल गांधी जीते, राज भाई, जिस व्यवस्था से, उसी व्यवस्था और उसी भारत की जनता के वोट से अमेठी में राहुल गांधी हारे। आधा रसगुल्ला मीठा, आधा रसगुल्ला नमकीन, ऐसा तो नहीं चलेगा। वायनाड में चुनाव पवित्र और अमेठी का चुनाव दूषित, ये नहीं चलेगा ना। यहीं से विश्वसनीयता खंडित हो जाती है। और जब जनता हराती है ना, मेरा अपना अनुभव है, शादी नहीं की, बरातें बहुत की, वाजपेयी जी कहते थे, वैसी स्थिति है। मैं चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन 35 साल से चुनाव लड़ते हुए नेताओं को तो देख ही रहा हूं मित्र। वही मैं कहूंगा, विपक्ष के साथ एक दिक्कत मुझे लग रही है कि जनता जब आपको दंडित करे और आप उसके दंड को स्वीकार नहीं करते और उद्दंड हो जाते हैं, कोई होने की कोशिश करते हैं, तो जनता और ज्यादा नाराज हो जाती है। राज भाई, मेरी इस बात को इत्मीनान में सोचिएगा। क्या जनता ये चाहती है कि जब आपको दंडित किया जाए तो विनम्र होकर सिर झुकाकर खड़े होइए, मंच पे चढ़ के थेतरई मत करिए कि इनके खिलाफ पिछड़े भी थे, अगड़े भी थे। जनता कह रही हमने हराया और ये दुस्साहस कर रहे हैं, हमारे दंड को स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, क्लास में हम लोग छोटे थे, क्लास टीचर को सजा देते थे शैतानी करने पर, और जो लड़के कहे हाथ ऊपर करके खड़े हो जा, अब वो हाथ ऊपर करके खड़ा हो और फिर हंसने लगे तो उसके 4 बेत भी मारता था, एक्स्ट्रा टीचर मारता था ना राज भाई, है। सजा को भोगने का एक तरीका होता है मित्र। कोई जेल में ऐसे जाता है, कौन है भाई गलाल, हम आए गुड्डू पहलवान, नहीं ना। जेल जेल है, सिर झुका के जाइए भाई, जेल के कपड़े पहन के। आप पराजय को, जनता के निर्णय को उस भाव से क्यों नहीं स्वीकार करते कि जनता हमको दंडित कर रही है? आप क्या बोलोगे? कोई भी हो पार्टी क्या बोलेगी? जनता को दूसरी पार्टी ने गुमराह कर लिया। अरे कौन भाई का लाल जनता को गुमराह कर लेगा? ये वैसी बात है, उसी लेवल की थेतरई है कि वकील कहे, मुकदमा हारने वाला वकील गए कि हमारे दूसरी पार्टी के वकील ने जज को गुमराह कर दिया। ये कोई बात हुई? बार काउंसिल से उसका लाइसेंस कैंसिल करो भाई, जो ऐसी बात बोले वकील। ये साहस आप लोग भारत के राजनेता कब लाएंगे कि मंच पर खड़े होकर कहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे कि हाँ हमारी गलती रही होगी, हम जनता को नहीं समझा पाए, और सेवा करेंगे और विनम्रता लाएंगे, जनता के दुख सुख में और सघन भागीदारी करेंगे, और हमें भरोसा है हम फिर चुनाव जीतेंगे, फिर उसका विश्वास हासिल करेंगे। ये बोलने में पेट में दर्द है, समस्या है कोई, क्यों नहीं बोलते? समय आ रहा है मित्र, सब तो जीतोगे नहीं। और हम कह रहे मान लो 400 पार 500 पार छोड़िए,
272 की सरकार के प्रधानमंत्री के पास भी वही सील मोहर होती है जो 500 सीटें जीत के आने वाले प्रधानमंत्री के पास होगी। सील मोहर तो अलग नहीं ना राज बाबू, आप तो जानते हो क्या? भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री, क्या उसको सारे अधिकार हासिल है। 280 का प्रधानमंत्री हो और चाहे 480 का प्रधानमंत्री हो। राजीव गांधी 413 के प्रधानमंत्री थे तो कोई डबल ताकत तो नहीं थी उनके पास कि डबल प्रधानमंत्री लिखा जा रहा हो उनके साथ प्रधानमंत्री स्क्वायर, ऐसा तो था नहीं था ना। और बाकी आदमी पर भी निर्भर करता है। इंदिरा जी माइनॉरिटी की सरकार में भी मेजॉरिटी के प्रधानमंत्री का जलवा रखती थी। जब सीपीआई उनको सपोर्ट कर रही थी इमरजेंसी के दौरान राज बाबू, तो भी इंदिरा गांधी का तेवर वही था। और कुछ लोग होते हैं जो पूरा बहुमत भी हो जाए फिर भी कुछ बड़ा फैसला नहीं कर पाते। ये आदमी पर निर्भर करता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होने के लिए 272 नंबर है चाहिए, फिर 273 से लेके और 500 तक चाहे जितने हो जाए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, लड़के के ब्याह में मंडप जब मड़ऊ जब छवाते हैं तो कहते भाई 5 आदमी चाहिए, जने उधारी कहते हैं ना 5, तो 5 मैंडेटरी, फिर 25 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, काम तो 5 में ही हो जाएगा। भारत में सरकार के लिए 272 का नंबर है, इसको भी ध्यान रखिए। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? राजनीति में संदेश, संकेत, इनकी भाषा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के प्रयोगों में दक्षता हासिल की। कल का प्रधानमंत्री का रोड शो काशी में और आज का नामांकन उसका एक बड़ा उदाहरण है कि आप घटना बनारस में हो रही है लेकिन उसका संदेश और संकेत पूरे देश में जा रहा है कि भाई इतने मुख्यमंत्री, इतनी पार्टियों के अध्यक्ष, इतनी भीड़, इतना बड़ा कार्यक्रम। और जब आप युद्ध में हो तो इस तरह के संकेत आपके कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाते हैं और मतदाताओं के दिमाग में भी एक संदेश भेजते हैं। उन मतदाताओं को भी लगता है, बहुत सारे मतदाता हैं जो बहुत राजनीतिक तौर पर जागृत नहीं भी होते हैं, तो वो देखते हैं कि किसकी हवा है। ये हवा क्या शब्द है? ये ऐसे संकेतों से बनती है। वो जिसकी हवा देखते हैं उसकी तरफ चल देते हैं। इंडिया गठबंधन इस तरह के प्रयोगों में भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ रहा है, ये बात सच है। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड comes together at
Sharda. Admissions now open.